स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा सर, ठीक है। डज नॉट रिप्रेजेंट एनी बॉन्ड। ओके सर। ठीक है, समझा ना? यस सर। सर ये आपने एक्सप्लेन नहीं की थी लास्ट टाइम, बट या इसमें एक्सप्लेनेशन मतलब बता देता हूँ मैं, ठीक है, जरूरत नहीं है, फिर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ मैं। एक सेकेंड। ये सिलिकॉन सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम फॉर्म्स अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल में 4 कॉर्नर्स हैं, उन 4 कॉर्नर्स को हम ऐसे ऑक्सीजन एटम्स को ड्रॉ करते हैं। ये हमने सबसे पहले ऑर्थोसिलिकेट ड्रॉ किया, एक बार प्रीवियस पेज पे दिखा देता हूं मैं। ऑर्थोसिलिकेट शायद एक्सप्लेन किया था मैंने, ठीक है। We have 4 oxygen atoms at the 4 corners of a tetrahedral. ये 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं at the 4 corners of a tetrahedral structure. Each of these oxygen atoms have a negative charge, ठीक है, and there is a silicon atom at the center of this tetrahedral. ठीक है, this is a 3-dimensional structure, representation of a tetrahedral structure, top view of the tetrahedral. ऊपर से अगर tetrahedral देखेंगे तो एक ऑक्सीजन सबसे ऊपर दिखेगा और 3 ऑक्सीजन एटम से एक ट्रायंगुलर बेस बन जाएगा। उन सबको कनेक्ट करोगे तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। बीचों बीच कहीं ना कहीं सिलिकॉन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे टेट्राहेड्रल यूनिट्स को ज्वाइन करके ये बहुत सारे डिफरेंट सिलिकेट्स बनते हैं। डाइमरिक सिलिकेट्स, पॉलीमरिक सिलिकेट्स आर नोन। डाइमरिक सिलिकेट इज पायरोसिलिकेट वेयर 2 tetrahedral units are connected via 1 common oxygen. The 1 oxygen is shared between 2 tetrahedral units to form pyrosilicate. इनके एक एक एग्जांपल्स भी लिखाए हैं मैंने, तो ऐसे नेम्स और फॉर्मूला पूरा याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे नेम्स और बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। नॉर्मली इससे क्वेश्चन कैसा आता है कि एक फॉर्मूला गिवन होगा और उसमें किसी एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स अननोन होंगे। तो वैसे क्वेश्चंस में जैसे Ca3SiO9 है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है Ca3SiO9, फॉर्मूला इज गिवन। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, एक मिनट रुकना। क्वेश्चन इससे कैसा आएगा, देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें ऐसा फॉर्मूला लिखा रहेगा CaXSi3O9 फाइंड x। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में बस ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करके करना है। सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 लेंगे, ऑक्सीजन का -2। ऐसे कैल्शियम तो नो नहीं है, कैल्शियम हमेशा +2 ही होता है, तो ऐसे कैल्शियम फिर ऐसे ले लेंगे x × 2 विल सॉल्व फॉर x, 2x + 3 × 4 + 9 × -2 = 0। ये सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस कॉमन है इससे। क्लियर है ये? यस सर। फिर आगे ये साइक्लिक सिलिकेट, हेक्सागोनल सिलिकेट। हेक्सागोनल सिलिकेट में भी अगर ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों साइक्लिक और हेक्सागोनल सिलिकेट में 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स के बीच में एक ऑक्सीजन कॉमन आता है। इफेक्टिवली हर एक टेट्राहेड्रल यूनिट का 2 ऑक्सीजन अनशेयर्ड है और 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है। दिस इज 1 टेट्राहेड्रल यूनिट, दिस इज अनदर टेट्राहेड्रल यूनिट। तो हर टेट्राहेड्रल यूनिट में 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है और 2 अनशेयर्ड ऑक्सीजन है। आ रहा है समझ में ये? तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है SiO3 2-, ठीक है, होल n, SiO3 2- SiNO3O3n and 2n-। So this is the formula for cyclic silicate. Even linear chain silicate also has a similar formula, SiO3 2- whole n, because linear chain silicates में हर tetrahedral unit के 2 ऑक्सीजन शेयर्ड होते हैं, therefore it also gives the same formula SiO3 2-, ठीक है। और इनके कुछ एग्जांपल्स मैंने नेक्स्ट पेज में लिखाए हैं। Mg2SiO3 whole twice, CaMgSiO3 whole twice. Then we have double chain silicate. डबल चेन सिलिकेट में क्या होता है, 2 चेन्स अटैच होके, ठीक है, एक सिंगल बड़ा चेन बोल सकते हो, 2 चेन्स अटैच हो गए एक कॉमन ऑक्सीजन से। ये 2 चेन था, सपोज दिस इज 1 चेन, दिस इज अनदर चेन, और ऐसे 2 चेन्स अटैच होके, ठीक है, डबल चेन सिलिकेट्स बन गए। सीड सिलिकेट्स में क्या होता है, ऐसे बहुत सारे चेन्स अटैच हो जाते हैं, यहाँ भी एक चेन आ गया, यहाँ भी एक चेन आ गया,
ऐसे बहुत सारे चेन्स अटैच हो जाएंगे तो विल गेट अ शीट सिलिकेट। क्लियर है ये? Yes, sir. और थ्री डायमेंशनल सिलिकेट इज नथिंग बट सिलिका। इफेक्टिवली three dimensional silicates will have one silicon surrounded by 4 oxygen, each oxygen surrounded by 2 silicon. So three dimensional silicates are effectively nothing but silica. I think यहां तक किया था हमने लास्ट टाइम, ठीक है? इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? क्लियर है ना? Yes, sir. आगे कंटिन्यू करूं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तुम लोगों ने असाइनमेंट सॉल्व किया है? यस सर। Okay. ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं, लास्ट हाफ एन आवर 15 मिनट्स में करेंगे डिस्कस, ठीक है? Okay, sir. ओके सर। Next we'll learn about silicones, silicone polymers. ठीक है? Silicones are polymers containing silicon oxygen silicon links. Okay, preparation is alkyl chlorides are heated with silicon in presence of copper as a catalyst, which results in alkyl chlorosilanes. Alkyl chlorosilanes are formed, okay, which have different compositions. Okay, they may have a single chlorine or two chlorine or three chlorine bonded to silicon atom along with some alkyl groups. R3SiCl plus R2SiCl2 plus RSiCl3, we get a mixture of alkyl chlorosilanes when alkyl chlorides are reacted with silicon. Okay. These alkyl chlorosilanes on hydrolysis give silicone polymers. Okay. Actually, monochlorosilane, dichlorosilane and trichlorosilane give different products on hydrolysis. इन तीनों के reactions अलग-अलग लिखा है मैंने. R3SiCl, the monochlorosilane, forms a monohydroxy compound and two molecules of monohydroxy compounds combine to form a dimer. The dichlorosilane forms a dihydroxy compound and multiple molecules of dihydroxy compounds combine to form a linear polymer having silicon oxygen silicon links. ठीक है? क्लियर है ये? Yes, sir. नोट कर लो.
टर्न करूं पेज? Yes, sir. 1 मिनट सर, बस 1 Sir, मिनट। 1 minute. हो गया अभी? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, यस सर। देन देखो, ये लीनियर सिलिकॉन पॉलीमर्स का फॉर्मूला ऐसे लिखा है हमने, R2SiO whole N. A trichlorosilane gives a trihydroxy compound, and the trihydroxy compound, ठीक है, polymerizes from all the 3 oxygen atoms, forming a sheet-like structure. 2-dimensional sheet-like structure is obtained. These silicone polymers, they are very important chemicals. They are chemically inert, they are heat resistant, they are water repelling, and they are good electrical insulators. And because of these properties, they have a number of different applications. Okay, they are widely used as a substitute for rubber at high temperatures. Okay, because rubber loses its elastic properties at high temperatures, whereas silicone retains its elasticity at even a very high temperature also. Okay, so because it can retain its elasticity at high temperatures, it is used as a substitute for rubber at high temperatures. Silicones retains their elasticity at high temperatures. ठीक है, ये नोट कर लो जल्दी से. टर्न करूं पेज? Sir, 2 minutes. 1 मिनट।
ठीक है, एक सेकेंड, 1 मिनट रुकना। सिलिकॉन इन फोन, जीत क्या बोल रहे हैं, समझा नहीं मैं तेरा क्वेश्चन। जीत तुम प्ले। सर मतलब कुछ पार्ट्स बनाने में फोन्स में सिलिकॉन मदरबोर्ड के ना, मदरबोर्ड के पार्ट्स यूज होता है ना देख उसमें। देख देख देख, वो सिलिकॉन नहीं होता है जो मदरबोर्ड में होता है ना, वो एलिमेंटल सिलिकॉन होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। दैट इज यूज्ड इन जनरली मदरबोर्ड्स एंड चिप्स एक्सेट्रा। बट जो सिलिकॉन पॉलीमर है जनरली कवर्स होते हैं, मोबाइल कवर्स सिलिकॉन के बनते हैं, ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन कवर्स बनते हैं, वाटर रिपेलिंग होता है, ठीक है, इम्पैक्ट रेजिस्टेंट होता है, सिलिकॉन कवर्स बनते हैं मोबाइल फोन के। मोबाइल फोन के कवर होते हैं ना, फोन कवर्स, दोज आर मेड अप ऑफ फाइबर, थोड़ा इलास्टिक जैसा फील होता है उसका, रबरी फील होता है, वो सिलिकॉन पॉलीमर से बनते हैं, ठीक है। और यूजेस में बता देता हूँ, इलेक्ट्रिकल वायर्स के इंसुलेट, मतलब वायर के जो इंसुलेशन होते हैं ना, वो भी सिलिकॉन पॉलीमर से बनते हैं। तो नेक्स्ट पेज में पेज टर्न करके बताता हूँ और यूजेस, ठीक है। सिलिकॉन फ्लूइड्स, देखो सिलिकॉन पॉलीमर्स है, और पॉलीमर चेन के लेंथ को कंट्रोल करके हम मॉलिक्यूलर मास कंट्रोल कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन मॉलिक्यूलर मास दे में एग्जिस्ट एज सॉलिड्स और लिक्विड। सिलिकॉन फ्लूइड्स को जनरली हम हाइड्रोलिक सिस्टम्स में यूज करते हैं, ऐसे हाइड्रोलिक सिस्टम्स जो बहुत हाई टेम्परेचर्स पे ऑपरेट करते हैं, बहुत ज्यादा ब्रेक ऑयल्स वगैरह में सिलिकॉन फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है। बिकॉज ब्रेक जब हम अप्लाई करते हैं तो टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो जाता है, हॉट हो जाता है, तो एट वेरी हाई टेम्परेचर्स नॉर्मल फ्लूइड्स में डिकम्पोज। So silicon fluids are used in hydraulic systems operating at high temperatures. Okay, they are biocompatible. Silicons are biocompatible. Okay, they do not have any chemical reaction with skin or other cells. Therefore, they may be used in cosmetic implants also. Okay, they are often used in window proofing, waterproofing of window frames. जो glass window frames होते हैं ना, glass और metal के बीच में silicone sticks to glass. It also sticks to metal. तो waterproofing के लिए sealant की तरह use करते हैं silicone. They are also used in insulating wire. So multiple uses in silicones. समझा ये? यस सर। ठीक है, सिलिकॉन के यूजेस लिख लो, फिर we'll talk about zeolites. सर हमारा ग्रुप 14 में कितना बचा है अभी? ग्रुप 14 आज मोस्टली हो जाएगा, ठीक है। जियोलाइट्स और कंपाउंड्स ऑफ टिन एंड लेड आज ग्रुप 14 मोस्टली हो जाएगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से मोस्टली ग्रुप 15 स्टार्ट करेंगे, देखते हैं। ओके सर। सर एमटी में 14 तक ही आ रहा है ना? एमटी में हाँ ग्रुप 13 14 तक ही आना चाहिए, उससे ज्यादा तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाकी बैचेस में आई थिंक पी ब्लॉक जस्ट स्टार्ट हुआ है अभी। एमटी कभी है, अगस्त एंड में है क्या? 29 को है। 29। सर हमारा जेई का क्या होगा, मतलब विल इट बी पोस्टपोन्ड जनवरी के बाद? ये तो अभी कुछ नहीं बोल सकते, पहले तो इस साल का जेई होने दे। वो तो नहीं होगा। वही तो, वो तो नहीं होगा। पहले कैसे होएगा? ये साल है पहले 13th को। पहले 2020 का जेई होने दो, उसके बाद ही 2021 का जेई कब होगा नहीं होगा उसके बाद एस्टिमेट लगा के कुछ फायदा नहीं है। हाँ वही पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। पॉइंट है, पॉइंट। जेई होना ही नहीं चाहिए क्या बुबरत, ऐसे ही सिलेक्शन हो जाना चाहिए सबका। हाँ सर, ऐसे ही हो। हाँ सर। ठाकुर कॉलेज में जाएंगे। ठाकुर कॉलेज का नाम बदल के आईआईटी कर देते हैं क्या, फिर तो सभी आईआईटी में आ जाए। 4 साल हॉलीडे पैकेज। नहीं सर, एवॉर्ड आएंगे। ठीक है चलो, जियोलाइट्स आर 3 डायमेंशनल एल्यूमिनोसिलिकेट्स, ठीक है। दे आर एल्यूमिनोसिलिकेट्स, एक्चुअली क्या है,
थ्री डायमेंशनल सिलिकेट्स मैंने पहले बताया था, थ्री डायमेंशनल सिलिकेट सिलिका को हम बोलते हैं। तो सिलिका में अगर कुछ सिलिकॉन एटम्स को एल्यूमिनियम से रिप्लेस कर देंगे तो विल गेट एल्यूमिनो सिलिकेट, और एल्यूमिनो सिलिकेट्स में जितने एल्यूमिनियम एटम्स आएंगे उतने नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अभी नेगेटिव चार्ज आ गया तो नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कुछ कैटायंस भी चाहिए। तो नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए वी हैव सम सोडियम और पोटेशियम और कैल्शियम आयंस रिजल्टिंग इन सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम aluminosilicates, so which are often called zeolites. So zeolites are three-dimensional aluminosilicates, ठीक है, three-dimensional सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम aluminosilicates। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट पेज में इनके स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता हूँ, पहले ये पॉइंट नोट कर लो। एक पॉइंट ध्यान में रखना। हाँ बोलो। जियोलाइट्स का एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, आपने अभी बोला। देखो, जियोलाइट्स आर इफेक्टिवली सिलिका। सिलिका क्या होता है, जिसमें एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से सराउंडेड है, एक ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से सराउंडेड है। ठीक है, सिलिका को ही हम थ्री डायमेंशनल सिलिकेट बोलते हैं। तो जियोलाइट में क्या होता है, कुछ सिलिकॉन एटम्स की जगह एल्यूमिनियम एटम्स आ जाते हैं। सम सिलिकॉन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम एटम्स। ये लिखा है हमने 3D सिलिकेट्स इन विच सम सिलिकॉन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम एटम्स। ठीक है, सम सिलिकॉन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम एटम्स। ठीक है, एंड उसकी वजह से कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एंड नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। क्लियर है ये? हाँ सर। तो वो नेगेटिव चार्ज बैलेंस करने ये के नेक्स्ट लिए पेज, नेक्स्ट, हाँ, नेगेटिव चार्ज बैलेंस करने के लिए कुछ कैटायंस भी प्रेजेंट होते हैं, सोडियम या पोटेशियम या कैल्शियम। ये नेक्स्ट पेज में मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके एक्सप्लेन करता हूँ। सर बोलो। सर सपोज अगर एक कंपाउंड में हमारे पास n सिलिकेट एटम्स थे और फिर हमने जब जियोलाइट बनाए तो फिर नॉर्मली एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का रेशियो क्या होता है? वो बता रहा हूँ मैं नेक्स्ट पेज में। जियोलाइट्स के बारे में और इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे, ये नोट कर लो। यस सर। सर बोलो। सर केमिस्ट्री में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो खाली मेंस में आते हैं क्या? है ना, एनसीईआरटी में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, फिर अपना बायोमोलिक्यूल्स भी? एवरीडे लाइफ है। बायोमोलिक्यूल्स तो एडवांस में भी है। अच्छा। बायोमोलिक्यूल्स में केवल कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड्स एडवांस में है, बाकी विटामिन और लिपिड्स ये सब मेंस के सिलेबस में, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो सब मेंस के सिलेबस में भी है। अच्छा, ठीक है, टर्न करूं पेज? यस सर। यस सर। देखो, ब्रीफ में मैंने जियोलाइट्स का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, यहाँ पे सिलिका का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया मैंने, देखो। और सिलिकॉन की जगह जहां एल्यूमिनियम रिप्लेस करेंगे तो एल्यूमिनियम के पास तो 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट फॉर इफ इट हैज टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स इट हैज टू हैव 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। तो एल्यूमिनियम के ऊपर एक फॉर्मल नेगेटिव चार्ज आ गया। एल्यूमिनियम के ऊपर एक फॉर्मल नेगेटिव चार्ज आ गया तो जितने एल्यूमिनियम एटम्स आएंगे उतना नेगेटिव चार्ज आएगा और उतने कैटायंस या उतने पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए इस क्रिस्टल में। ठीक है,
negative charge on the aluminium is balanced by the sodium or potassium or calcium. जैसे brief में मैंने एक structure explain किया zeolite का. आ रहा है समझ में? सर इंटरस्टिशियल इसके बीच में क्या डिफरेंस, मतलब क्या बोल रहा है? मतलब कैसे इंटरस्टिशियल कार्बाइड होता है वैसे ही है क्या ये, मतलब नहीं, interstitial carbide नहीं हुआ ये. तो cations और anions will exist together in the lattice. तो डेफिनेटली जब हम आयोनिक सॉलिड्स पढ़ेंगे, आयोनिक सॉलिड्स में कैटायंस और एनायंस का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, तो विल स्टडी दैट कि कैटायंस आर जनरली प्रेजेंट इन द वेकेंट स्पेसेस ऑफ द लैटिस ऑफ एन आयन. ठीक है, किसी भी आयोनिक सॉलिड में जैसे NaCl का भी स्टडी करेंगे ना, इट हैज क्लोराइड आयंस, लैटिस ऑफ क्लोराइड, और क्लोराइड के लैटिस में जो वेकेंट स्पेसेस है उसमें बीच बीच में सोडियम आयंस प्रेजेंट होते हैं. डेफिनेटली इट्स अ टाइप ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड. ओके. Number of aluminium and cations are not same. Number of aluminium is equal to number of negative charge, and जितने negative charge उतने positive charge होने चाहिए. अगर alkali metal ions present है, तो number of aluminium is equal to number of metal ions. अगर calcium ion present है, तो number of aluminium will be half of number of aluminium will be double of number of calcium ions. ठीक है, clear है ये? Yes sir. Zeolites are widely used as, एक सेकंड बोलो. Zeolites are widely used as catalysts for petroleum refining and cracking of hydrocarbons. ठीक है, एक particular zeolite important है इसमें ZSM5. ZSM stands for zeolite Soconi mobile. These are commercial names. ये formula नहीं करना है, but this particular zeolite is widely used to convert alcohols directly into gasoline or petrol. ये NCERT में दिया हुआ information है. ठीक है, the important point is ZSM5 can be used to directly convert alcohols into gasoline. Some zeolites are also used to remove hardness of water. Hydrogen chapter में बताया मैंने methods of removal of hardness में zeolites can take up calcium and magnesium ions from a sample of hot water, ठीक है, and remove hardness of water. ठीक है, clear है ये? Yes sir. Yes sir. सर और ये जो लैटिस में जो बीच में जो आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो वो कुछ रिएक्टिविटी में अफेक्ट करते हैं? नहीं, देख, आयोनिक कंपाउंड है तो कुछ कैटायंस है तो कुछ एनायंस होंगे, कुछ एनायंस है तो कुछ कैटायंस होंगे. तो प्रॉपर्टी विल बी अफेक्टेड बाय बोथ आयंस ना. केवल एनायंस की वजह से सारी प्रॉपर्टीज तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते. तो प्रॉपर्टी ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इज ड्यू टू द एनायंस एज वेल एज द कैटायंस. तो डेफिनेटली जो कैटायंस प्रेजेंट है वॉइड्स में, उसकी वजह से प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही. ठीक है, टर्न करूं पेज? एक मिनट सर. Yes.
फॉर्मूला ऑफ जियोलाइट्स देखो एक्सप्लेन किया मैंने, इसको सिलिका से डिराइव कर सकते हैं हम. सिलिका इज SiO2 whole n. SiO2 whole n will have n silicon and 2n oxygen atoms. If some of the silicon atoms are replaced by aluminium, suppose करो n में से 2 silicon atom aluminium से replace कर दिया, तो we'll get Al2SiN-2. अभी जितने aluminium atom से उतना negative charge है, तो उतने sodium atoms आ जाएंगे या उसका half calcium atoms आ जाएगा. आ रहा है समझ में? यस सर. ये पॉइंट वापस बताना सर. देखो ध्यान से, जितने एल्यूमिनियम है उतना नेगेटिव चार्ज आएगा. ठीक है, जितने एल्यूमिनियम है उतने नेगेटिव चार्ज, जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, तो 2 सोडियम आएगा. इफ वी हैड n सिलिकॉन एटम्स इनिशियली, उसमें से 2 सिलिकॉन रिमूव किया तो सिलिकॉन n-2 हो गया, विल गेट 2 एल्यूमिनियम. ठीक है, 2 सिलिकॉन एटम्स रिप्लेस बाय एल्यूमिनियम. जितने एल्यूमिनियम है उतने नेगेटिव चार्ज है, तो उसको बैलेंस करने के लिए उतने ही सोडियम एटम. हाँ, या फिर उसका हाफ कैल्शियम चाहिए. हाँ सर, समझा. सर एक बार चार्ज बैलेंसिंग का रिपीट करो ना, आपने क्या बोला? जितने एल्यूमिनियम एटम्स आएंगे उतने नेगेटिव चार्ज आएंगे, बस इतना ध्यान रखना है. अगर 2 एल्यूमिनियम है तो -2 चार्ज है, तो वी नीड +2 चार्ज. तो +2 चार्ज होने के लिए 2 सोडियम चाहिए. कॉमनली ऑकरिंग जियोलाइट्स, जो कॉमनली ऑकरिंग जियोलाइट्स हैं उसमें either half or 1/4 of silicon atoms is replaced by aluminium. Some zeolites are there in which half of silicon atoms are replaced by aluminium, and some zeolites are there in which 1/4 of silicon atoms are replaced by aluminium. ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला राइट में लिखा है मैंने. पहला देखो AlSi3O8, AlSi3O8, जहां पे एक सेकेंड रुकना. AlSi3O8, अगर 8 ऑक्सीजन है तो 4 सिलिकॉन आने चाहिए. SiO2 जनरल फॉर्मूला होता है सिलिका का. तो Si3O8 को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिस हैड इनिशियली Si4O8. इसमें से एक सिलिकॉन कम हुआ, एक सिलिकॉन कम हुआ मतलब एक एल्यूमिनियम आएगा. अगर एक एल्यूमिनियम आएगा तो एक नेगेटिव चार्ज आएगा. तो AlSi3O8 हैज 1 नेगेटिव चार्ज. सिमिलरली अगर Si4O8 था इनिशियली, Si4O8, उसमें से अगर हाफ ऑफ सिलिकॉन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम, तो वी आर लेफ्ट विद 2 सिलिकॉन एंड 2 एल्यूमिनियम. 2 एल्यूमिनियम आ गए तो 2 नेगेटिव चार्ज आ गया. आ रहा समझ में ये? हाँ सर, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 सोडियम या 1 कैल्शियम यूज करेंगे ना? 2 सोडियम या 1 कैल्शियम चाहिए. तो मोस्टली जो जियोलाइट्स एग्जिस्ट करते हैं उसमें आइदर हाफ ऑफ सिलिकॉन इज रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम और 1/4 of silicon is replaced by aluminum. ठीक है, क्लियर है ये? हाँ सर. सर हाफ या 1/4, तो अगर ऑड हुआ, अच्छा ठीक है ठीक है, वो तो हमेशा इवन ही है ना. Next we'll study about glass and different forms of glass. Okay, glass is the amorphous form of silica. ठीक है,
which is amorphous solids are also called pseudo solids or supercooled liquids. We'll study about different types of glass, their composition and their uses. ये information है कुछ different types of glass, उनका composition, उनके uses से related. Theoretical part है, not very important for JEE Advanced, but JEE Mains में ऐसे questions आ सकते हैं. ठीक है, इसमें सबसे पहले soft glass is made up of sodium calcium silicate. It has sodium as well as calcium ions and silicate ions. It is easily fusible and generally used for glass pots, glass tubes, plates, etc. It can be easily melted and given different shapes. It is easily fusible. It has low melting point. Other types of glass we'll discuss further. Turn करूं page? Yes, sir. These are different types of glass: hard glass, flint glass, Zena glass, Pyrex glass. Hard glass is potassium calcium silicate. Flint glass is potassium lead silicate. Okay, hard glass is difficult to fuse. It has a higher melting point. Generally, it is used for making hard glass apparatus such as bottles. A flint glass has high refractive index. It is much more, it has higher transparency. It has higher density. Generally used for optical purposes. Flint glass is used for optical lenses, prisms, etc. Zena glass and Pyrex glass have similar properties. They are unaffected by heat. They are unaffected by chemical reagents. They are unaffected by mechanical jerks or pressure. Okay, they are generally used for making high quality glass apparatuses, okay, which do not easily break and which have very high thermal resistance, which are resistant to heat. Borosilicate glasses are actually Pyrex glass. Okay, Pyrex glass का composition लिखा हमने sodium and aluminium borosilicate, which is actually a Pyrex glass, which is a heat resistant glass and very tough glass. It does not easily break. So properties of Zena glass and Pyrex glass are similar and they are used similarly also. Even Pyrex glass is used for making high quality glass apparatus. Okay, these are different types of glass and their applications. So the note type में next page में कराऊंगा. नोट कर लो. बुलेट प्रूफ ग्लास पता नहीं मुझे. बुलेट प्रूफ जनरली आई थिंक बोरोन फाइबर से बनाते हैं बुलेट प्रूफ. हाँ सर, बोला था आपने. तो बुलेट प्रूफ ग्लास में भी थोड़ा बहुत बोरोन मिक्स करते होंगे, बोरोसिलिकेट ग्लासेस मिक्स करते होंगे थोड़ा टफनेस बढ़ाने के लिए.
टर्न करूं? एक मिनट अरे एक मिनट सर 2 मिनट रुको ना. Will Jena glass be used for storing chemicals? Jena glass is not required for storing chemicals, but Jena glass or Pyrex glass may be used for carrying out experiments at high temperatures. Okay. So glass apparatuses in which we need to heat chemicals, they may be made up of Jena glass or Pyrex glass. तो हम केमिकल स्टोर करने के लिए नॉर्मल ग्लास यूज कर सकते हैं. Jena glass is not required to store chemicals. ठीक है? Because it will be expensive, it will be costly to produce, it will be expensive. We'll be using where we require a high temperature, we require the glass to withstand very high temperatures, or we require glass to withstand impact or stress. Okay? Borosil is Pyrex glass, and Pyrex glass and Jena glass have similar properties. सर और मतलब ये सब टाइप मतलब ये सारे टाइप्स ऑफ ग्लास हाइड्रोजन फ्लोराइड से रिएक्ट करेंगे या सिर्फ थोड़े Yes, टाइप्स? yes, क्योंकि सब में सिलिका है, सब ओके में सिलिका है, सभी HF से रिएक्ट करेंगे. अभी टर्न करूं? यस सर. उब्रत हो गया ना? हाँ सर पक्का. Then we'll do Crookes glass. Crookes glass is potassium, lead and cerium silicate. ठीक है? It absorbs ultraviolet radiations. ठीक है? Generally सन ग्लासेस में या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कट ऑफ करने के लिए तो ये ग्लास यूज करते हैं. बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स में ऑटोमोबाइल विंड स्क्रीन्स आर containing some amount of Crookes glass which cuts off the ultraviolet radiations. जनरली हीट कंट्रोल करने के लिए, ज्यादा हीट अंदर नहीं आने के लिए यूज Crookes glass. ठीक है? बहुत सारे सन ग्लासेस में भी और स्पेक्टाकल्स में भी Crookes glass यूज करते हैं. सेफ्टी ग्लास is a shatterproof glass. This is also used in automobiles. Generally, automobiles के windshields, front और rear windshields, कार के front और rear windshields are made up of safety glass. इसमें क्या होता है? 2 layers of glass के बीच में एक प्लास्टिक का लेयर होता है, एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का लेयर होता है. The transparent plastic is generally polyvinyl acetate. ठीक है? And this transparent plastic layer prevents the glass pieces from shattering. It is a shatterproof glass. Does not shatter on impact. It remains, मतलब ग्लास के पीसेस ठीक है स्प्रेड आउट नहीं होंगे, वो चिपके हुए रहेंगे. ठीक है? जब नॉर्मली अगर कोई इम्पैक्ट लगता है विंडशील्ड पे तो ग्लास में क्रैक आता है, बट वो ग्लास क्रैक होके टूट के गिरता नहीं है. ठीक है? इट इज अ सेफ्टी फीचर, तो इसको सेफ्टी ग्लास बोलते हैं. टेम्पर्ड. क्या बोल रहा है बुब्रत? टेम्पर्ड ग्लास की तरह ना? नॉट टेम्पर्ड, थोड़ा बहुत टेम्पर्ड ग्लास की तरह बोल सकते हैं. हाँ, मोबाइल फोन में जो टेम्पर्ड ग्लास है, but it is much tougher.
दो तीन और टाइप्स के ग्लास लिखा है मैंने, क्वार्ट्स ग्लास, ग्राउंड ग्लास और वाटर ग्लास। ठीक है, ग्राउंड ग्लास इज ग्लास इन द पाउडर्ड फॉर्म, सॉफ्ट होता है और जनरली टर्पेंटाइन ऑयल के हेल्प से उसको हम ग्राउंडेड या पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास बोलते हैं, विच इज सॉल्युबल इन वाटर, एंड क्वार्ट्ज ग्लास इज मेड फ्रॉम प्योर सिलिका। टेम्पर्ड ग्लास इज ऑल्सो अ सेफ्टी ग्लास। So, sir, does quartz have any influence or any importance in quartz glass, or is it just a name? क्वार्ट्ज ग्लास इज अ नेम। एक्चुअली क्या, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज को जब हम हीट करेंगे ना, ठीक है, हीट करके मेल्ट करके सडन कूलिंग विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास। अच्छा, okay. Quartz, the molten form of quartz on sudden cooling will result in formation of quartz glass. Okay, sir. Sir, can you repeat it? The molten form of quartz glass on sudden cooling will the molten form of quartz on sudden cooling will result in formation of quartz glass. ठीक, कोई भी अमॉर्फस सॉलिड बनाने का ये मेथड है कि सॉलिड को मेल्ट करोगे, कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको मेल्ट करो और सडन कूलिंग ऑफ द मोल्टन लिक्विड results in formation of an amorphous solid. मेटल ग्लास भी बना सकते हैं ऐसे, तो अगर मेटल को मेल्ट करो और सडन कूलिंग ऑफ मेटल विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लास लाइक अपीयरेंस। मेटल्स विल हैव, इन दैट केस विल हैव अ ग्लास लाइक अपीयरेंस, उसको मेटल ग्लास बोल सकते हैं। ठीक है, सर एक बार ग्राउंड क्लास बताइए ना। ग्राउंड ग्लास इज पाउडर्ड ग्लास। ग्राउंड, ग्राइंडिंग का ये पास्ट टेंस हो गया ग्राउंड ग्लास। वर्ब या मतलब एडजेक्टिव बोल सकते हो, ग्राइंडिंग का एडजेक्टिव। सर उसके यूजेस क्या? क्या बोला? ग्राउंड ग्लास के यूजेस, एक सेकेंड, ऐसा यूजेस कुछ दिया नहीं था। जनरली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज करते हैं। एक सेकेंड देखो, मुझे देखने दो। Sir, what about the ones which are used in kite string? किसमें? कोई kite string में ना सर ग्लास होता है ना? काइट स्ट्रिंग में ग्लास, मांझा। वो आई थिंक नॉर्मल पाउडर्ड ग्लास यूज करते हैं, ग्लास को पाउडर्ड फॉर्म में करके कन्वर्ट करके यूज करते हैं। पता नहीं मुझे काइट स्ट्रिंग में कौन सा ग्लास यूज करते हैं। ग्राउंड ग्लास में क्या करते हैं हम, ग्लास के सरफेस को मैट, मतलब इसको मैट फिनिश देते हैं ग्लास के सरफेस को, उसको ग्राउंड ग्लास बोलते हैं। ओके सर। ठीक है, ग्लास वेयर्स में यूज करते हैं, मतलब ग्लास यूटेंसिल्स, ठीक है, या फिर शो पीसेस बनाने के लिए यूज करते हैं, जिसका सरफेस को हम मैट फिनिश देते हैं बाय ग्राउंडिंग इट, बाय रबिंग इट। ठीक है, वी कन्वर्ट इट इनटू अ मैट फिनिश। ठीक है, यस सर, थैंक यू। टर्न करूं? यस। एक मिनट। सर वो टर्पेंटाइन है क्या? टर्पेंटाइन, यस टर्पेंटाइन। वो क्या होता है? टर्पेंटाइन ऑयल होता है। ओ, सर सब ग्लास कंपाउंड में सिलिकॉन तो होएगा ही ना? सब में सिलिका होगा, SiO2 तो होएगा ही। ओके, तो सिलिकॉन का नेचुरल कलर क्या होता है? किसका नेचुरल कलर? सिलिका का। हाँ, सिलिका का नेचुरल कलर मतलब ट्रांसपेरेंट बोल सकता है, व्हाइट बोल सकता है। सैंड किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है ना। सैंड इज मेनली सिलिका। हाँ, यस।
Next, we'll study about compounds of tin and lead. Okay, compounds of tin and lead. सबसे पहले stannous oxide. Okay, stannous oxide may be obtained by heating of stannous oxalate or stannous hydroxide, or by reacting stannous chloride powder with sodium carbonate powder and heating them together. It also results in formation of stannous oxide. So these are different methods of preparation of stannous oxide. SNO, the oxide of tin, is an amphoteric oxide which dissolves in both acids and bases. It is a dark grayish black color solid which is insoluble in water. ठीक है, नोट कर लो इसकी प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस. ये गोरिल्ला ग्लास कहाँ पड़ा है भाई? गोरिल्ला ग्लास, अच्छा ये जो हम मोबाइल्स में यूज करते हैं, गोरिल्ला ग्लास 5, गोरिल्ला ग्लास 6. गोरिल्ला ग्लास गोरिल्ला ग्लास में ख्याल से हार्ड ग्लास है. गोरिल्ला ग्लास इज अ हार्ड ग्लास. Sir, shouldn't be a type of protection glass? ठीक है, सेफ्टी ग्लास बोल रहे हैं ना? हाँ सर. It is given as Gorilla glass is given as alkali aluminosilicate. गोरिल्ला ग्लास मेरे ख्याल से डेफिनेटली सेफ्टी ग्लास तो होना ही चाहिए. It is made up of hard glass with some safety layers between thin layers of glasses. हाँ सर, हो सकता है. सर और टाइप की ग्लास आ गई है तो कम लिखा है मैंने. Bulletproof glass also has various layers. Bulletproof glass is also a safety glass, but उसमें बहुत सारे layers होते हैं. प्लास्टिक, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक लेयर, फिर ग्लास लेयर, फिर पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक लेयर, फिर ग्लास लेयर. बहुत सारे लेयर्स होते हैं, काफी हैवी होता है वो. मल्टीपल लेयर्स हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द बुलेट्स. तो वैसे भी वो जो बुलेट प्रूफ ग्लास है, दैट इज मेड फॉर रेजिस्टिंग द इंपैक्ट ऑफ 5 और 6 और 10 बुलेट्स. बहुत ज्यादा बुलेट्स वो झेल नहीं सकता है. सर तो मतलब वो बोरोन नाइट्राइड से भी बना मतलब बोरोन नाइट्राइड से बुलेट प्रूफ ग्लास नहीं बनेगा. ग्लास में तो क्या ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ना, यू शुड बी एबल टू सी थ्रू इट. बोरोन नाइट्राइड, बोरोन फाइबर से हम ये जैकेट्स बनाते हैं, बुलेट प्रूफ वेस्ट एंड जैकेट्स. ओके. ठीक है, ये नोट कर लो स्टेनस ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज और उसका प्रिपरेशन. टर्न करूं पेज?
SNO is mainly used for preparing तो आप एक सेकंड पहले वाला पेज दिखाओगे? एक सेकंड, हाँ ये लिख लो। स्टूडेंट SNO is mainly used for preparing SnCl2, which is a widely used laboratory reagent. It is used as a reducing agent. Okay. Now we'll talk about stannic oxide. Stannic oxide SnO2 exists in the nature as a tin ore called as cassiterite or tin stone. It is also obtained on burning tin with excess oxygen. Okay. Tin, when burned in excess oxygen or excess air, results in formation of stannic oxide. It may be also obtained by decomposition of metastannic acid. Metastannic acid is produced by reacting tin with concentrated HNO3. Tin on reaction with concentrated HNO3 gives metastannic acid, which on thermal decomposition gives stannic oxide. Okay. So stannic oxide is a white solid. Stannous oxide was a grayish black solid, whereas stannic oxide is a white solid. Both are insoluble in water. Okay. Stannic oxide is also amphoteric and dissolves in both acids and bases. So both oxides of tin, both stannous and stannic oxide, are amphoteric and dissolve in acids as well as bases. ठीक है, क्लियर है ये? टर्न करूं पेज? 1 second. 1 minute, sir. हाँ सर हो गया। ये रिएक्शन है SnO2 के HCl और NaOH के साथ। SnO2 plus HCl gives SnCl4, SnO2 plus NaOH gives
sodium stannate. The stannous chloride, then we'll study about stannous chloride and stannic chloride. Stannous chloride can be prepared by tin with reaction of tin with concentrated HCl or reaction of stannous oxide with HCl. Both these reactions result in stannous chloride. It is a colorless crystalline solid which normally exists in a dihydrate form, SnCl2.2H2O, and is water soluble. Okay. On heating, it does not give anhydrous SnCl2 because of hydrolysis. It first forms stannous hydroxychloride SnOHCl, which on further heating gives SNO and HCl. Okay. Stannous hydroxychloride is a white precipitate. तो मैंने SnCl2 के बारे में क्या लिखा है? It is water soluble, but excess water में जब SnCl2 को ऐड करके बॉईल करते हैं ना, तो it forms a precipitate of stannous hydroxychloride. यही लिखा है मैंने नीचे. Often SnCl2 in excess water forms a precipitate due to hydrolysis, and precipitate of stannous hydroxychloride is obtained. ठीक है, क्लियर है? ये नोट कर लो. रुक जाओ, थोड़ा और कर लेते हैं अभी. Properties of SnCl2. It is a commonly used. So can you just show the last page for a second? Thank you, sir. SnCl2 is a commonly used laboratory reagent. It is a reducing agent. एक second. It reduces mercury chloride to first mercurous chloride, which is further reduced to mercury. Ferric chloride to reduce to ferrous chloride. Cupric chloride is reduced to cuprous chloride. Auric chloride, gold chloride is reduced to metallic gold. Okay. It is estimated by iodine. It reduces iodine to give I minus. SnCl2 reduces iodine to give I minus. Actually, it is used in iodimetry, not iodometry. It is used for titration of iodine solution. It is used in iodimetry. तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं
used in iodometry. Some other uses are, it is used as a mordant in dyeing industry because this on hydrolysis forms stannous hydroxide, okay, which can absorb colors and dyes. It is used as a mordant. It is used as a laboratory reagent, and it is used in preparation of purple of Cassius. Purple of Cassius is the common name or commercial name for colloidal solution of gold. ठीक है, इसको prepare करने के लिए ये जो fourth reaction है, this fourth reaction actually results in formation of a colloidal solution of gold, which is known as purple of Cassius. So auric chloride solution में SnCl2 add करेंगे, addition of SnCl2 results in formation of purple of Cassius. It results in formation of a colloidal solution of gold. ठीक है, so these are different properties of SnCl2. Sir, so by physical methods, gold, pure gold or elemental gold can be extracted? पहले तो auric chloride मिलना चाहिए ना, auric chloride कहाँ से मिलेगा? क्या बोला मैं समझा नहीं, डाउट नहीं समझा। नहीं सर, मैं बोल रहा था कि वो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है गोल्ड का, सर उससे बाय फिजिकल मेथड्स, बाय सेपरेशन मेथड्स, मतलब गोल्ड, प्योर गोल्ड, वाटर इवेपोरेट कर दे, प्योर गोल्ड मिल जाएगा। हाँ, ठीक है, क्लियर है ये? Yes, sir. सर ये लास्ट पॉइंट नहीं समझा। लास्ट पॉइंट में क्या है, देखो SnCl2 is used to prepare a colloidal solution of gold. कैसे बनाते हैं colloidal solution of gold? उसका रिएक्शन मैंने ऊपर फोर्थ रिएक्शन में लिखा है। SnCl2 when added to auric chloride solution results in formation of gold, which actually forms a colloidal solution. और उस colloidal solution of gold को purple of Cassius बोलते हैं। समझा? सर कोलॉइडल का मीनिंग क्या है? कोलॉइड्स अभी तक पढ़ा नहीं हमने। दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस एंड कोलॉइडल सॉल्यूशंस। कोलॉइडल सॉल्यूशंस में पार्टिकल का साइज थोड़ा ज्यादा होता है। ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स को हम देख नहीं सकते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप पे। ठीक है, उनको कोलॉइडल सॉल्यूशंस बोलते हैं। स्पेशल टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशंस। विल स्टडी अबाउट कोलॉइडल सॉल्यूशंस इन सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर। ठीक है, ओके सर, नोट कर लिया सबने? सर वो जो फोर्थ रिएक्शन आपने जो लिखा सर, मतलब उसमें अगर एक्वा रिजिया अगर यूज करेंगे तो भी सेम प्रोडक्ट मिल सकता है क्या? एक्वा रिजिया से तो हम गोल्ड डिसॉल्व करते हैं, गोल्ड को डिसॉल्व करके ऑरिक क्लोराइड बनाने के लिए एक्वा रिजिया यूज करते हैं। ओके सर, समझा? तो गोल्ड को एक्वा रिजिया में डिसॉल्व करो, उससे वापस गोल्ड बनाना है ना, तो SnCl2 ऐड करोगे तो गोल्ड बन जाएगा। ओके सर, ठीक है, चेंज करूं, टर्न करूं पेज?
Yes, sir. It is used as a mordant. Mordant पहले भी बताया ना मैंने एस्ट्रा. Mordant कहाँ बताया? Aluminium hydroxide. Alums के uses में बताया मैंने. Mordant is a substance which helps in binding dyes with clothes and fabrics. So dyeing industry में mordants are widely used. ठीक है? So whenever we try to fasten a color or bind a color to a piece of cloth or fabric, we use a mordant. SnCl2 is used as a mordant in dyeing industry. ठीक है? Clear है ये? सर बोलो. सर वो पर्पल ऑफ कैशेस मतलब वो खाली वो नाम है या उसका एक्चुअल में सोल्यूशन पर्पल दिखता है थोड़ा? एक्चुअली गोल्ड सॉल्ट का मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड का कलर डिफरेंट होता है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स. तो कॉन्सेंट्रेशंस ऑल्टर करने से कलर थोड़ा बहुत चेंज होता है. इट अपीयर्स पर्पल और जो पर्पल कलर का सॉल्यूशन आता है उसको पर्पल ऑफ कैसियस बोलते हैं. बट द कलर चेंजेस. ऐसा कोई फिक्स कलर नहीं है. अच्छा तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड होगा मतलब. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गोल्ड पे चेंज कलर थोड़ा सा चेंज होता है हाँ. स्लाइटली. ठीक है. अभी टर्न कर रहा हूं मैं. Next is SnCl4. Okay, property by oxidation of SnCl2. SnCl2 when heated with chlorine gives SnCl4. Okay. SnCl2 when reacted with mercury chloride also gives SnCl4. SnCl4 can also be obtained by heating stannic oxide with chlorine in sulfur chloride vapors, S2Cl2 vapors, resulting in formation of SnCl4. It is a colorless covalent liquid which forms fumes of HCl in presence of moisture. It can combine with water to form a number of different hydrates such as SnCl4.3H2O, 5H2O, 6H2O, 8H2O, etc. One particular form of SnCl4, SnCl4.5H2O, is called as butter of tin. फिर इसका कुछ नाम नहीं होता? स्टैनिक क्लोराइड बोल सकते हैं. स्टेनस क्लोराइड, स्टैनिक क्लोराइड. ओके.
टर्न करूं पेज? सर लास्ट लाइन। टर्न करूं? Yes, sir. These are some reactions of stannic chloride. Some more reactions. It dissolves in HCl to give H2SnCl. It also reacts with KCl and NH4Cl, giving similar products. Okay. It is used in fireproofing. It is also used as a mordant. Some more uses of SnCl4. Okay. Then we'll start with compounds of lead. Compounds of lead में पहले lead monoxide करते हैं. Lead monoxide exists in two different forms. Okay. One form of lead monoxide is yellow in color and is called massicot, whereas another form which is reddish is called litharge. That is reddish or reddish yellow. Okay. PBO actually PBO का color change होता है. Temperature change करने से color change होता है. Heat करने पे high temperature it is found to be reddish brown, और cold conditions it is found to be yellow. इसके crystal में कुछ changes आते हैं due to which it changes color when it is heated. It is red or reddish brown when hot and yellow when cold. Okay. It is obtained on reaction of lead with oxygen at around 180 degrees Celsius. Lead when heated in air at around 180 degrees Celsius results in formation of PBO, lead monoxide. It is an amphoteric oxide soluble in both acids and bases. Okay. It is used for manufacture of flint glass and lead storage batteries. And as well as red colored pigments are made using lead oxide. So paints may be lead oxide used करते हैं. ठीक है, क्लियर है ये? हाँ सर.
रन करूं पेज? सर एक मिनट। सर हो गया। Next is lead dioxide, its preparation and properties. Lead dioxide is prepared by reacting Pb3O4 with nitric acid. Pb3O4 is called red lead. Pb3O4 when reacted with nitric acid gives PbO2, or PbO when oxidized with sodium hypochlorite also gives PbO2. PbO2 is dark brown or chocolate brown in color. It is insoluble in water as well as it is insoluble in dilute acids. Okay. On heating at around 440 degrees Celsius, it gives PbO and oxygen. And PbO2 is a strong oxidizing agent, which can oxidize HCl to give chlorine gas. It can oxidize manganese plus 2 to give manganese plus 7. It is used in preparation of KMnO4. It oxidizes manganese salts to permanganic acid, which on reaction with KOH can give KMnO4. PbO2 oxidizes SO2 to give PbSO4. On reaction with NaOH, because PbO2 is also amphoteric, on reaction with NaOH it forms sodium plumbate Ne2PbO3. Okay. Uses में, it is used in preparation of KMnO4. It is used in the lead storage batteries. Okay. These are some uses of lead dioxide. Okay. ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, थोड़ा टाइम डाउट्स कर लेते हैं इसके बाद. सर हम लोग का 2:30 को भी एक लेक्चर है, तो आप जल्दी छोड़ सकते हो क्या, क्योंकि लंच भी करना रहेगा फिर. 2:30 को कौन सा लेक्चर है? जी क्या एक्स्ट्रा लेक्चर है, फिर 4:30 को भी, और फिर 6 बजे आपका है वापस. हाँ सर. चलो ठीक है, डाउट्स नेक्स्ट टाइम करते हैं फिर. ओके सर. ठीक है, डाउट्स नेक्स्ट टाइम करते हैं. तो नेक्स्ट टाइम के लिए बुकलेट का भी ग्रुप 13-14 कंप्लीट करके आओ. ठीक है, डाउट्स फिर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. सर असाइनमेंट में भी ग्रुप 14. असाइनमेंट का भी ग्रुप 14 करके आओ. एक्सरसाइज 1 का ग्रुप 14 करके आओ. यस सर, वो मतलब कब पता चलेगा कि इसमें पी ब्लॉक में कहाँ तक आ रहा है? मतलब अभी तो ग्रुप 14, मैक्सिमम ग्रुप 15 आएगा. मैं कंफर्म कर दूंगा वैसे. हाँ सर, प्लीज. थैंक यू. सर आप इनऑर्गेनिक का भी सॉरी फिजिकल का भी डाउट लेक्चर ले सकते हो क्या? जब भी डाउट लेक्चर शेड्यूल होता है ना, तभी फिजिकल के भी डाउट्स पूछ सकते हो. डाउट लेक्चर तो शेड्यूल हो रहा है ना, वीकली या बाई वीकली शेड्यूल हो रहा है. क्योंकि हमारे सेंटर में केवल ऑर्गेनिक के डाउट्स हो रहे हैं, केवल नंदा मैम ले रही हैं. कौन सा सेंटर है तुम्हारा? पोदार. अरे बाई वीकली जब डाउट लेक्चर शेड्यूल होते हैं तो हमने ये राकेश सर को बोलो ना. ठीक है, ओके सर, बोल देंगे. बाई वीकली मेरे ख्याल से हर 2 वीक में एक डाउट लेक्चर शेड्यूल हो रहा है हर बैच का. मतलब मेरे साथ तो हो रहा है. आई थिंक मोस्ट ऑफ द बैचेस जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें शेड्यूल हो रहा है. तो तुम एक बार राकेश सर को बोलोगे तो शेड्यूल हो जाएगा. ये 2 वीक में एक टाइम भी हो जाएगा, तो तुम मतलब उसमें ऑर्गेनिक फिजिकल सभी पूछ सकते हो. ओके सर. ठीक है, थैंक यू सर. थैंक यू सर.
चलो, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर।